हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ेगी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करते हैं टर्मिनोलॉजी इन अकाउंटिंग या बेसिक टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग की होती क्या है। देखिए, जब तक आपको टर्म्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप अकाउंटिंग में कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो इनिशियल वीडियो लेक्चर्स हैं ये आपके एबीसी ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं साहब। एबीसी ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आपको अकाउंटिंग करने से पहले क्या क्या करना है। तो यहां हम लोग बात करते हैं बेसिक टर्म्स की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटिटी की, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अकाउंटिंग किसकी की जाती है, अकाउंटिंग एंटिटी करते हैं। अब एंटिटी का मतलब क्या होता है, बिजनेस एंटिटी की अगर अपन बात करें तो बिजनेस एंटिटी का मतलब एक ऐसा बिजनेस यूनिट जिसका कि खुद का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसका कि खुद का एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अकेला कोई बिजनेस कर रहा हूं तो वो बिजनेस का एक आइडेंटिफिकेशन हो गया, वो एक एंटिटी हो गई। इंडिविजुअल की एंटिटी होती है, हमने डिस्कस किया था, पार्टनरशिप फर्म की होती है, उसी तरह कंपनी की भी होती है। एग्जांपल कंपनी की अगर अपन बात करें तो मान लीजिए टाटा स्टील की बात करो, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करो, विप्रो की बात करो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, इवन कॉमर्स जोन एक एंटिटी है अपने आप में, बिजनेस एंटिटी है एक। फिर हम बात करेंगे अकाउंटिंग सिस्टम बनाया किसके लिए जाता है। अकाउंटिंग सिस्टम जो है एक एंटिटी के लिए बनाया जाता है, किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए जो है अकाउंटिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है, सो दैट उनकी अकाउंटिंग जो है, रिपोर्टिंग जो है, कम्युनिकेशन जो है, ये सारी प्रॉपरली होती रहे, जिसे कि हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग एंटिटी। फिर बात करते हैं साहब ट्रांजैक्शन की। हमने ट्रांजैक्शन की भी बात की थी लास्ट क्लास में। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज, एक्सचेंज बिटवीन टू एंटिटीज। ये एक्सचेंज किस चीज का हो सकता है, मनी का एक्सचेंज हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है। तो आपस में एक ने दूसरे को लिया या उससे कुछ दिया, उसे अपन बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। और हमने ये भी किया था लास्ट क्लास में कि ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं इवेंट। आगे बात करते हैं साहब एसेट्स की। एसेट्स का मतलब ये होता है कोई भी आइटम जिसकी कोई कीमत होती है, एनीथिंग हैविंग सम वैल्यू एंड विच इज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर इट्स ऑपरेशंस। ये कंडीशंस जिस भी चीज के लिए फुलफिल होती है उसे हम कहते हैं एसेट। हिंदी में कहते हैं संपत्ति, प्रॉपर्टी। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं मैं तो एसेट का मतलब वो सारी चीजों से जिसपे कि आपका अधिकार है। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास में अगर लैपटॉप है तो दैट लैपटॉप इज योर प्रॉपर्टी। अगर वो आपका है तो उस पर अधिकार आपका है। आपके पेन है, आपका मोबाइल है, आपके पास में घड़ी है, दीज आर ऑल योर प्रॉपर्टीज। आप जैसे चाहो वैसे उसको यूज कर सकते हो, बिकॉज यू हैव राइट ओवर दैट। उसी तरह बिजनेस के पास में, किसी भी एंटिटी, बिजनेस एंटिटी के पास में जो भी चीजें हैं जिसको कि वो बिजनेस में काम में लेते हैं, जिसके ऊपर कि उसका अधिकार हो, दोज आर कॉल्ड एज द बिजनेस एसेट्स। अब सब बिजनेस एसेट्स आपके दो तरह के हो सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स हो सकते हैं, करंट एसेट्स हो सकते हैं। अब नॉन करंट और करंट का मतलब क्या है समझिए। जिस भी एसेट की उम्र 1 साल से या एक बिजनेस साइकिल से ज्यादा अगर हो जाती है उसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदी है। इस मशीन की उम्र जो है वो 10 साल है, 5 साल है, 15 साल है, जो भी है। या मान लीजिए मैंने कोई कार खरीदी है, या मान लीजिए मैंने कोई मकान, बिल्डिंग खरीदा अपने बिजनेस के लिए। तो इस बिल्डिंग की उम्र जो है इट इज मोर देन 1 ईयर। इफ इट इज मोर देन 1 ईयर इट वुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट। लेकिन उन सारी एसेट्स की जिनकी की लाइफ 1 साल से कम की है उसे हम कहेंगे करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स का उदाहरण क्या होता है साहब, कैश। कैश हम बिजनेस में क्यों रखते हैं, वापस उसे रीयूज करने के लिए। कैश इज नॉट मेंट फॉर कीपिंग इन बिजनेस। कोई भी व्यापारी जो है बिजनेस अपने पास में परमानेंट रखने के लिए नहीं रखेगा। उसी तरह डेटर्स होते हैं आपके, बिल्स रिसीवेबल होते हैं आपके, स्टॉक होता है आपका। स्टॉक बिजनेस के अंदर क्यों रखा जाता है, ताकि उसे बार बार फटाफट बेचें, नया खरीदें फिर बेचें, फिर खरीदें फिर। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपके टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल का मतलब जो चीजें आपको दिखाई देती है, फॉर एग्जाम्पल कार।
कार इज ए नॉन करंट एसेट विच इज टेंजिबल, विच इज विजिबल टू यू। अगर मैं इंटेंजिबल की बात करूं तो मान लीजिए लाइसेंस है, लाइसेंस पे आपका अधिकार है, ये आपकी असेट है। ये नॉन करंट है क्योंकि लाइसेंस लंबे समय तक मिलता है, लेकिन लाइसेंस को आप देख नहीं सकते, उसको जो यूज करने का राइट है वो आपके पास में, बट लाइसेंस इन इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, तो इसे अपन बोलेंगे इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। लाइसेंस हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया, डिजाइन हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी नॉन करंट एसेट्स विच आर इनविजिबल टू अस, जो आपको दिखते नहीं है, तो उसे हम लोग कहेंगे इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। आगे बात करते हैं साहब लायबिलिटीज का। लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन, हिंदी में कहते हैं जवाबदारी, जिम्मेदारी या देयताएं, देना बाकी है, which means the debts or obligations which are payable by the firm in coming time, future में जो पे करना है, for which I have already used the benefit. Say for example, मैंने आपसे काम करवा लिया, मैंने इसका बेनिफिट ले लिया, पैसा आपको दिया नहीं, देना बाकी है, this is a liability for me. मैंने आपसे सामान ले लिया है, I've used that, I've taken that, but I haven't paid for that. ये क्या हो गया आपके लिए लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपने या तो गुड्स ले लिया है या सर्विसेज ले ली है या फिर आपने पैसा ले लिया है, बट यू हैवंट गिवन समथिंग बैक इन एक्सचेंज। तो वो कंडीशन जब होती है तो हम क्या कहेंगे, द अमाउंट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन मी, मुझे देना अभी बाकी है, दैट वुड बी क्लासिफाइड एज ए लायबिलिटी। अब लायबिलिटी भी सब आपकी दो तरह की हो सकती है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो सारी लायबिलिटी से है जिनको चुकाने के लिए आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम मिला है। आपने हाउसिंग लोन लिया, मकान बनाने के लिए कर्जा लिया है, तो आपको पैसा वापस चुकाना पड़ेगा, इट्स ए लायबिलिटी। पैसा चुकाना कब है आपको, मोर देन 1 ईयर, 5 साल के लिए लेते हो, 10 साल के लिए, तो 15 साल के लिए लेते हो, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक बार 50 रुपए देना, मैं आपको कल वापस लौटा दूंगा, या मैंने आपसे सामान खरीदा तो इट वुड ऑलवेज बी ए करंट लायबिलिटी, क्योंकि सामान खरीदने का मतलब ये नहीं कि पैसा उसको वापस साल भर से ज्यादा चुकाऊंगा। जो भी बिजनेसमैन सामान उधार में बेचता है, क्रेडिट सेल करता है, वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ में क्रेडिट सेल करता है कि पैसा उसे वापस जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। 15 दिन का हो सकता है, महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, लेकिन साल भर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर करंट लायबिलिटी। आगे बात करते हैं साहब कैपिटल की। कैपिटल का मतलब क्या होता है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज ओन वेंचर, खुद के ही बिजनेस में खुद ने जो पैसा लगाया उसे हम कैपिटल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पूंजी। तो कैपिटल का मतलब क्या, ओनर ने लगाया है, किसी और ने लगाया तो वो लोन हो गया। मान लीजिए मैंने अपना कोई बिजनेस किया, उसके अंदर मैंने पैसा लगाया, मैंने खुद ने लगाया तो वो कैपिटल, लेकिन मैंने अगर आपसे लेके लगाया तो वो मेरे लिए लोन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड कैपिटल। अब अगर अपन बात करें तो कैपिटल जो है किसने दिया है, व्यापारी ने दिया है, बिजनेसमैन ने दिया है। किसको दिया है, बिजनेस को दिया। बिजनेस इज एन एंटिटी। अब उस एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ओनर का जो पैसा है वापस कभी ना कभी उसे फ्यूचर में लौटा दे। सो दिस बिकम्स ए लायबिलिटी फॉर द बिजनेस एंटिटी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटीज साइड। जब हम आगे बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स एक तरफ लिखेंगे, हमारी प्रॉपर्टीज एक तरफ लिखेंगे, और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दूसरी तरफ लिखेंगे। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसके 2 साइड्स होते हैं, एक तरफ आप एसेट्स लिखोगे, दूसरी तरफ आप लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखोगे। इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, जो कि हम अगले क्लास में लेने वाले हैं। यहां तक बात समझ में आती है। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज ओन बिजनेस। अब बात करते हैं साहब ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, पैसा निकाल लेना, टू विड्रॉ मनी। विड्रॉ मनी और विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेस के यूज के लिए तो उसे हम ड्राइंग नहीं कहेंगे। मान लीजिए मैं एक स्टेशनरी का काम करता हूं, मैंने स्टेशनरी उसमें से निकाली, किस चीज के लिए, किसी को बेचने के लिए, दैट इज नॉट ए ड्राइंग। लेकिन स्टेशनरी अगर मैं लेके आया हूं अपने घर पे बच्चों को पढ़ने के लिए, देने के लिए,
तो दिस इज फॉर माई सेल्फ कंजम्पशन, मेरे खुद के यूज के लिए है वो चीज, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ए ड्राइंग। और ड्राइंग को हम कहां लिखते हैं? कैपिटल में से कम करके लिखेंगे ईयर एंड में। व्हाई? क्योंकि जो पैसा मैंने लगाया उसे मैंने कैपिटल का, उसमें सब मैंने निकाल लिया तो मेरी कैपिटल कम हो जाती है। तो ड्राइंग्स रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन योर कैपिटल। यहां तक बात समझ में आती है? ड्राइंग्स का मतलब कोई भी ओनर ने पैसा निकाल लिया है फॉर पर्सनल यूज। आगे बात करते हैं सब सेल्स की। सेल्स का मतलब हिंदी में कहते हैं बिक्री। तो सेल्स की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें या मीनिंग की बात करें, सेल्स इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज ए रेवेन्यू विच इज जनरेटेड। आपको आय होनी है। किससे जनरेट किया आपने? या तो आपने सामान बेचा है या आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है। दोनों कंडीशन में जो आपके व्यापार से संबंधित है उस पैसे को जो आप कहते हो उसे आप कहते हो सेल्स। से फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है एक दुकान खोली है इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स की, तो जो सामान मैंने रखा है दुकान में उसे मैंने अगर बेचा है उसके बदले मुझे जो भी पैसा मिला है दैट वुड बी कॉल्ड एज सेल्स फॉर मी। या मान लीजिए रिपेयरिंग की दुकान खोली है मैंने आपका कोई रिपेयर्स का काम कर दिया, उसे मैं क्या कहूंगा? उससे मिलने वाले पैसे को मैं क्या कहूंगा? रेवेन्यू फ्रॉम सेल। अब सेल जो है आपका कैश सेल भी हो सकता है, क्रेडिट सेल भी हो सकता है। कैश सेल का मतलब मैंने सामान या सुविधा बेची और मुझे नगद हाथों हाथ मिल गया, दैट इज कॉल्ड एज कैश सेल। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है मैंने सामान तो दिया लेकिन मुझे पैसा भी लेना बाकी है, दैट्स कॉल्ड एज क्रेडिट सेल। इसका मतलब सेल तो मेरा हो गया बट आई हैवंट टेकन दैट मनी। यहां तक बात समझ में आती है? इसके बाद में आता है सब परचेज। हिंदी में कहते हैं क्रय करना, खरीदना। जैसे हमने बेचने की बात की थी, बेचने का उल्टा होता है खरीदना। बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी मैं सामान खरीदूंगा उसे मैं कहूंगा परचेज। इन द रेगुलर ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस अगर मैं लेता हूं उसे मैं कहूंगा परचेज। मान लेते हैं मेरी स्टेशनरी की दुकान है लेकिन मैंने पंखा खरीदा है, आई परचेज ए फैन और आई परचेज ए फर्नीचर। मेरा बिजनेस किस चीज का है? स्टेशनरी का। स्टेशनरी से रिलेटेड सामान अगर मैं कुछ खरीदता हूं दैट वुड बी कॉल्ड एज परचेज। उसके अलावा मैं अगर कुछ खरीदूंगा उसे मैं परचेज अकाउंट में नहीं लिखूंगा, उसे मैं असेट अकाउंट में लिखूंगा। उसे अपन आगे और समझेंगे। खरीद तो दोनों चीजें रहे, पंखा भी मैं खरीद रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, स्टेशनरी में खरीद रहा हूं, पैसे दे रहा हूं। लेकिन स्टेशनरी किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग दैट, वापस बेचने के लिए अगर मैंने कुछ खरीदा है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ खरीदा है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज माय परचेज। जैसे हमने सेल्स देखा था वैसे अगर अपन बात करें तो परचेज भी है, दो तरह के हो सकते हैं। इट कैन बी कैश परचेज, इट कैन बी क्रेडिट परचेज। यहां तक बात समझ में आती है? कैश परचेज का मतलब क्या हुआ? सामान मैंने खरीदा, हाथों हाथ पैसा दे दिया। क्रेडिट परचेज का मतलब क्या हुआ? सामान मैंने खा और मैंने कहा तुझे बाद में पैसा मिल जाएगा, प्रॉमिस टू पे दैट पर्सन, तो उसे मैं क्या कहूंगा? क्रेडिट परचेज कहता हूं। फिर साहब आती है बात स्टॉक की। स्टॉक का मतलब क्या होता है? परचेज किया, सेल्स किया, फिर परचेज किया, फिर सेल्स किया, फिर परचेज किया, फिर सेल्स किया। रेगुलरली मैंने परचेज सेल कर दिया, ट्रांजैक्शंस हो गए। साल के अंत में कुछ सामान मेरा नहीं बिका, द अमाउंट ऑफ स्टॉक विच रिमेन्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ योर अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड एज स्टॉक। इसे हम इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेंट्री। स्टॉक तीन तरह का हो सकता है। एक रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, एक सेमी फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस से अपन कहते हैं उसका स्टॉक भी रह सकता है, एक फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक भी रह सकता है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ? कच्चा माल हमने लिया प्रोसेसिंग के लिए। मान लीजिए फर्नीचर का मेरा बिजनेस है, मैंने लकड़ियां खरीदी रॉ, तो अब वो लकड़ियां बच गई तो उसे कहां लिखना है? रॉ मटेरियल के स्टॉक में लिखना है। अब लकड़ियों की मैंने कटिंग कर दी है, थोड़ी उसे शेप में दे दिया है मैंने, लकड़ी को फर्नीचर की शेप में दे दिया, लेकिन फर्नीचर अभी तक बना नहीं है। अब वो चीजें भी बच गई साल के अंत में, उसे मैं क्या कहूंगा? स्टॉक तो है बट विच स्टॉक? वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने फर्नीचर बना दिया, कुर्सी बना दी, टेबल बना दिया, सोफा बना दिया, ये नहीं बिका, तो ये भी स्टॉक है, लेकिन कौन सा वाला स्टॉक है? फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है। यहां तक बात समझ में आती है? इसका मतलब स्टॉक हमारा तीन तरह का होता है। फिर आती है बात साहब एक्सपेंसेस की। एक्सपेंस का मतलब हिंदी में कहते हैं अपन खर्चा। खर्चे का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट इनकर्ड, जो हमने पैसा लगाया है।
फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, वापस कमाई करने के लिए जो मैंने पैसा लगाया है उसे मैं कहूंगा एक्सपेंस। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक ऑफिस खोली है, उस ऑफिस को चलाने के लिए मैं लोगों को सैलरी देता हूं, तो वो सैलरी क्या हो गया मेरे लिए एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि लोगों को किस लिए रख रखा है, ताकि मेरा बिजनेस चले, मेरे को रेवेन्यू मिलता रहे। सो द कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू इज कॉल्ड एज योर एक्सपेंस। उसके बाद में आती है साहब रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, पैसा मिलना। एक्सपेंस का उल्टा होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब आपने जो भी काम किया उससे आपको जो पैसा मिला है उसे मैं कहूंगा रेवेन्यू। रेवेन्यू कहां कहां से मिल सकता है आपको? रेवेन्यू आपको सामान बेचने से मिल सकता है। आपके पास में पैसा पड़ा है, आपने बैंक में जमा करवा दिया फिक्स डिपॉजिट के रूप में, वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपने किसी का कोई काम करवा दिया, आपको कमीशन मिल गया। आपने कोई काम किया है, उसको कोई और यूज करना चाहता है तो आपको रॉयल्टी पे करेगा, तो रॉयल्टी हो गया। आपका मकान है, आपको वहां से किराया मिलेगा। ये सारी चीजें किस चीज की एग्जांपल से? आपकी रेवेन्यू की। रेवेन्यू का मतलब वापस आपको जो आय होती है। एक्सपेंस का मतलब खर्चा, रेवेन्यू का मतलब आय। उसके बाद में अपन बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। दोनों का डिफरेंस या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। रेगुलर बिजनेस की वजह से मैंने जो पैसा लगाया और मुझे वापस मिला, अगर वापस ज्यादा मिला तो फायदा हो गया, प्रॉफिट बोलूंगा, और यदि कम मिला है तो मैं कहूंगा लॉस हो गया। सो द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस वुड बी ईदर प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट कब होता है? जब रेवेन्यू ज्यादा, व्हेन रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंस इट वुड बी प्रॉफिट। और लॉस कब होगा? व्हेन रेवेन्यू इज लेस देन योर एक्सपेंस। खर्चा ज्यादा हो गया आपका, नुकसान हो गया, खर्चा लॉस हो गया आपका। फिर बात करते हैं गेन की। गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस है। प्रॉफिट का मतलब रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज से मिलने वाला पैसा। गेन का मतलब रेगुलर बिजनेस नहीं, उससे इंसिडेंटल जो आपको पैसा कमाने मिलता है, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए गेन। से फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो स्टेशनरी खरीदने बेचने से होने वाला फायदा जो है वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। लेकिन मानिए स्टेशनरी के अंदर मेरा एक फर्नीचर पड़ा था जो मैंने 5,000 में खरीदा, आज मैंने उसे 7,000 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा है? बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, रेगुलर बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, तो मैं इसे क्या कहूंगा? प्रॉफिट नहीं कहूंगा, इसे मैं कहूंगा गेन। ये बात समझ में आती है? तो रेगुलर बिजनेस से बेचा तो प्रॉफिट, बिजनेस में काम में लेने वाली एसेट्स को बेचने की वजह से जो प्रॉफिट हुआ उसे मैं कहूंगा गेन। फिर बात करते हैं साहब हम लोग डिस्काउंट की। आपने सुना होगा 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, सेल लगी है साहब 70% डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जो भी आपका एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसमें से यदि आपको कोई चीज की छूट दे दी जाती है, रिडक्शन इन द प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है? जो एमआरपी आपको जितने की चीजें उसमें से अगर कुछ कम कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। जब हम अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स करेंगे तब इन डिस्काउंट्स को हम और डिटेल में देखेंगे। अभी केवल इतना समझते हैं, कैश डिस्काउंट का मतलब यदि नगदी आपको मिला है, कैश मिल रहा है तो डिस्काउंट दे रहे, दैट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? एवरी ट्रेडर को वो डिस्काउंट मिलता है, सबको मिलता है फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। तो आपने जो देखा होगा कोई शोरूम के सामने 70% ऑफ, 80% ऑफ, 30% ऑफ, ये किस चीज के लिए है? उनकी सेल बढ़ाने के लिए है। सो दैट वुड बी ट्रेड डिस्काउंट, नॉट कैश डिस्काउंट। लेकिन मान लीजिए आपने सामान खरीदा, उसने कहा 5,000 रुपए का सामान है, तो आपने कहा भाई अभी मैं दे नहीं पाऊंगा, थोड़े दिन बाद में दूंगा, महीने भर बाद में दूंगा। तो उसने कहा एक काम करो, आज अगर आप दे देते हो तो मैं आपसे 4,500 रुपए लूंगा, मतलब आज आपको 500 रुपए कम कर देता हूं। दिस 500 रुपीज डिस्काउंट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग होती है, ट्रेडिंग डिस्काउंट की हम कोई जनरल एंट्री नहीं करते हैं। जब हम आगे जनरल एंट्रीज की बात करेंगे तो इस चीज को अपन और डिटेल में बात करेंगे। आगे बात आती है साहब वाउचर की। वाउचर का मतलब क्या होता है? एक डॉक्यूमेंटल एविडेंस। कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको प्रूफ करने के लिए आप कोई ना कोई उसके साथ में अटैचमेंट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ वाउचर। से फॉर एग्जांपल मैंने पेट्रोल भरवाया अपनी गाड़ी में, तो पेट्रोल पंप वाला क्या करेगा? मुझे कैश मेमो देगा, रिसीट देगा। मैं क्या करूंगा? आके अपने बुक्स में लिखूंगा पेट्रोल के लिए इतना खर्चा किया, एक वाउचर बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा पेट्रोल का आज की तारीख, पेट्रोल पर मैंने 500 रुपए खर्च किए, और क्या करूंगा? पेट्रोल का जो कैश मेमो है उसे मैं अटैच करके उसमें मैं रख दूंगा, ये मेरा कहलाएगा वाउचर।
तो कैश मेमो आपका हो सकता है, रिसीट आपका हो सकता है, आपने स्कूल में फीस दी होगी तो आपके पास में रिसीट आती है, वो रिसीट आप वाउचर के साथ में लगाओगे। ये एक तरह का आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जिसके बेस पे आप अकाउंटिंग करोगे। उसके बाद में आती है साहब गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जिस चीज में आप रेगुलर बिजनेस कर रहे हो उसे हम गुड्स कहेंगे। स्टेशनरी की दुकान के लिए गुड्स क्या हो गया, पेपर, पेन, नोटबुक या कॉपी या किताबें, या मान लीजिए स्टेपलर या स्टेपलर की पिन। वो क्यों खरीदता है दुकानदार, उसे बेचने के लिए, फिर खरीदेगा, फिर बेचेगा, फिर खरीदेगा, फिर बेचेगा। So all those things which are used in regular business operation for the purpose of selling and buying, तो ये रेगुलर है, इसमें रिपीटेटिवनेस है, तो उन चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। फिर आती है साहब बात डेटर्स की। डेटर्स का मतलब क्या होता है, डेटर्स का मतलब उन लोगों से है जिनको मैंने सामान उधार में बेच दिया है लेकिन अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला है। इट मींस debtors are those persons from whom amount is receivable because I sold them goods on credit terms। कैश नहीं मिला, कैश अगर मिला तो कैश सेल कहलाएगा, क्रेडिट सेल अगर हुआ तो वो आदमी जिसको मैंने उधार में सामान बेचा, he would be called as my debtor। यह आदमी या एंटिटी समझ लीजिए, दुकानदार एक बिजनेस दूसरे बिजनेस सामान खरीदना बेचना करता है, so that would be called as your debtor। डेटर का उल्टा होता है सब आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ, मैंने सामान खरीदा है और मैंने अभी दुकानदार को पैसा नहीं दिया है, तो वो दुकानदार मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर, मैं उसके लिए क्या हो गया, डेटर। तो मेरे लिए जो डेटर है उसके लिए मैं क्रेडिटर हूं, मेरे लिए जो क्रेडिटर है उसके लिए मैं डेटर हूं। इसका मतलब उधार में मैंने बेचा है यदि, तो सामने वाला डेटर, उधार में मैंने यदि खरीदा है तो सामने वाला क्रेडिटर। जब हम लोग डेबिट और क्रेडिट का लेक्चर लेंगे तो इसको हम और थोड़ा क्लियर में लेंगे और थोड़ा इसको एनालाइज करते हुए इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक समझ में आती है आपको बात? तो ये बातें हैं आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग। ये टर्म्स वगैरह आप समझ लोगे तो अकाउंटिंग का रास्ता आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो कॉमर्स जोन का एक ऐप है, तो उस पर आप अपने आप को टेस्ट कर लें। उसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहेंगे, एसेट क्या होता है, कैपिटल क्या है, कितने की लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, इसके ऊपर आपको क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो जब आपको लगता है कि इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज हो गया है या थोड़ी कमांड बढ़ गई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गूगल प्ले स्टोर से आप कॉमर्स जोन बीकानेर का ऐप डाउनलोड करें। उसके अंदर आपको एक टेस्ट दे रखा है, वो टेस्ट आप दें और अपने आप को इवैल्यूएट कर लें कि इस वाले टॉपिक में आपको कितना समझ में आया है। यदि आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं इसका मतलब टॉपिक समझ में आ गया है, यदि नहीं हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से आप इस वीडियो को देख लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।